Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the age of romanticism. हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी पीरियड्स को कवर कर रहे हैं. उसमें इससे पहले हमने नियो क्लासिक या अगस्टन एज के बारे में डिस्कस किया था एंड इस वीडियो के अंदर हम रोमांटिसिज्म या फिर एज ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करेंगे. ठीक है, एक बार मैं आपको प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था. सो अगस्टन और न्यू क्लासिक एज को एज ऑफ साइंस एंड रीज़न भी बोला जाता है. यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के अंदर जो रिचुअल्स थे या फिर हम सोसाइटी के अंदर जो भी प्रिवेलिंग चीज़ें थी उन सबको क्वेश्चन किया गया था. ठीक है, साइंस में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुके थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी लिटरेचर लिखी गई थी एंड इसको एज ऑफ नॉवल भी बोला जाता है. एंड इस टाइम पीरियड के अंदर ही बहुत सारी नॉवेल्स लिखी गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉवेल्स लिखने की स्टार्टिंग इसी 18th सेंचुरी या फिर अगस्टन एज से ही हुई थी. ठीक है, अगस्टन एज को न्यू क्लासिक एज इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लासिकल राइटर्स थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. ठीक है, सो इनकी जो राइटिंग्स थी, जो भी क्लासिकल राइटर थे जैसे वर्जिल है, होरेस और ओविड हैं, इन्हीं की ही राइटिंग्स को इस वाली एज के अंदर लोग कॉपी कर रहे थे और उनको लिख रहे थे. ठीक है, सो अब हम देखते हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में. एज ऑफ रोमांटिसिज्म को हम एक रिएक्शन मान सकते हैं जो कि रीज़न और ऑर्डर के बेसिस पे जो एनलाइटनमेंट थी उसके अगेंस्ट था. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, रीज़न, साइंस, इन सब की बात की जा रही थी. सो उन्हीं सब के अगेंस्ट ये जो पूरी एज है इसके अंदर लिटरेचर लिखी गई. मीन्स ये लोग नहीं मानते कि रीज़न और ऑर्डर पे ही एम्फेसाइज किया जाए. ठीक है, सो न्यू क्लासिक कन्वेंशन से एक ब्रेक मिलता है. अब जो एम्फेसाइज किया गया वो इंडिविजुअल के ऊपर किया गया, उसके इमोशंस के ऊपर, नेचर के ऊपर और इमेजिनेशन के ऊपर. इससे पहले बहुत सारी जो लिटरेचर लिखी गई वो सिर्फ रियलिटी को ही देखा गया था सोसाइटी के अंदर. ठीक है, जैसे पॉलिटिकल सटायर्स लिखे गए थे बहुत सारे. ओके, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर. ठीक है, जो लिखी गई थी लिटरेचर. अब जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जब हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखी गई थी वो डेफिनेटली उसके अंदर उन सब चीज़ों को ही जो है वो लिखा जाएगा. उन सब जो भी सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पे उसके बारे में लिखा जाएगा. ठीक है, सो ऐसा ही हुआ. उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा था, मीन साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी. बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल जाती हैं. इसकी वजह से अर्बनाइजेशन होता है. अर्बनाइजेशन तो एक अच्छी बात है. ठीक है, उसके अलावा अर्बनाइजेशन तो हुआ, चलो ठीक है. अब क्लास स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं. तो क्लासेस के बीच में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी सोसाइटी के अंदर, और नेचर से लोग एकदम दूर हो गए थे क्योंकि अब आपको पता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे नेचर की कहाँ ही रिस्पेक्ट की जाती होगी. ठीक है, सो हर किसी का ये फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट वहाँ से कमाया जाए. इस टाइम पे जर्मन फिलोसफर्स इमैनुअल कैंट और जोहान गॉटलिब जैसे लोगों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस एज के. देखो यहाँ पे जो भी राइटर्स ने जो भी लिटरेचर लिखी है उसके अंदर इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी गई है, और रीज़न और लॉजिक के बारे में कम बात की गई है. जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी, क्योंकि वो एज ऑफ रीज़न या साइंस है तो उसमें रीज़न, हर एक चीज़ के बारे में कारण पूछा जाता था, लॉजिक लगाया जाता था. अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं. मीन्स इमोशंस और इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया. नेचर सेंट्रल थीम थी क्योंकि देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है. इससे प्रीवियस जो हमने एज पढ़ी है उसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो नेचर का एलिमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पर मिसिंग था और उसी को फिर से रिवाइव किया गया है. गोथिक रिवाइवल फॉर प्रोमिनेंट. देखो गोथिक के अंदर क्या होता है, मीन्स मिस्ट्री की बात की जाती है यहाँ पे, ग्लूम मीन्स सैडनेस, हॉरर, इन सब की बात की जाती है. तो उन सब को फिर से रिवाइव किया गया हिस्ट्री के अंदर, फोकलॉर के अंदर, एंड सुपर नेचुरल की बात की गई थी. ठीक है, वुमेन्स अज्यूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर लिटरेचर. एंड रोमांटिक एज के अंदर, मीन्स ये जो रोमांटिक एज है इसके अंदर वुमेन्स को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मिल गया था हमारे लिटरेचर के अंदर. मीन्स वुमेन्स ने भी यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स लिखे थे. ओके, अब हम बात करते हैं थीम्स की कि कौन कौन सी थीम्स थी जिसके ऊपर लिटरेचर लिखी गई. सबसे पहले नेचर और एग्जिस्टेंस के एस्पेक्ट्स पर लिखी गई. ठीक है, लेमेंटेड द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोग्रेस हो रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, उसका कितना बुरा इफेक्ट होता है ह्यूमंस के ऊपर, उसके ऊपर एक शोक जताया गया. ठीक है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना. एंड इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव फोर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपर नेचुरल की बात भी इसी एज के अंदर की गई थी. थीम ऑफ अनरिक्विजिट लव. अनरिक्विजिट का मतलब होता है एक तरफा प्यार.
ठीक है, मोरालिटी और लॉन्गिंग। सो ये सारी जो थीम्स हैं इन सब के ऊपर लिटरेचर में वर्क्स लिखे गए थे। नॉवेल्स की बात करें तो नॉवेल्स भी इस पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। अब देखो हमने बात की है कि गोथिक को रिवाइव किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे हॉरर की भी बात की जाएगी, मीन्स हॉरर एलिमेंट्स जो हैं उनको भी लिटरेचर के अंदर लिया गया। इसके अलावा रोमांस और सुपरनैचुरल इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर भी नॉवेल्स लिखी गई, मीन्स ये सारी चीज़ें नॉवल के अंदर ऐड की गई थी। एंड राइज ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, बहुत सारी हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखी गई। अब हम देखते हैं इस एज के कुछ राइटर्स और उनके कुछ वर्क। सबसे पहले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिरिकल बैलेड्स भी बहुत सारी लिखी थी एंड इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है जिसका नाम है द प्रिलूड, ठीक है। सो ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा, जो हम खुद के बारे में लिखते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी पोएम है ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। सो ये बहुत ही फेमस पोइट रहे थे इस एज के, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, ओके। एंड ये नेचर से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने बहुत सारी जो भी पोएम्स वगैरह लिखी हैं उसके अंदर इन्होंने नेचर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की। इनका एक फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एक नरेटिव पोएम है। उसके बाद है कुबला खान, ये एक फ्रेगमेंट्री ड्रीम विजन पोएम है, ठीक है। ड्रीम विजन ये भी एक पोएम है। ये दोनों ही पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। सो ये भी एक फेमस पोइट रहे या फिर हम कहें फेमस राइटर थे इस एज के। उसके बाद है लॉर्ड बायरन, ये भी एक रोमांटिक पोइट थे। इनकी एक फेमस पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिम, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और दूसरी है डॉन जुआन, ये एक सटायरिकल एपिक पोएम है, ठीक है। सो ये सटायर्स वगैरह भी लिखते थे। उसके बाद जॉन कीट्स का नाम आपने कई बार सुना होगा। इनकी काफ़ी सारी जो पोएम्स वगैरह हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, और ये नीचे जो पोएम दी है ला बेले देम सेंस मर्सी, ये पोएम हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर है, ठीक है। एंड नाइटिंगेल शायद सेकेंड ईयर के अंदर है। सो ये दोनों पोएम्स बहुत फेमस पोएम है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है पीबी शैली की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम ओज़िमंडियास, ये हमने अपने स्कूल टाइम के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है। पीबी शैली, इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीबी शैली, ठीक है। ओके, सो एक लिरिकल ड्रामा भी लिखा है इन्होंने जिसका नाम है प्रोमेथ्यू अनबाउंड। उसके बाद है टू आई स्काईलार्क भी हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर गिवन है, ठीक है। सो टू आई स्काईलार्क भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पोएम इन्होंने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद है विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस लिखे हैं। उसके बाद द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल। सो ये इनके दो फेमस वर्क हैं, ठीक है। आप इन वर्क्स के नाम याद रख लेना और ये जितने भी राइटर्स हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इनके सिर्फ वर्क्स और इनके नाम के बारे में हमने पढ़ा है और इस एज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो हम मान सकते हैं कि ये एज एक रिएक्शन था, जो रीज़न और ऑर्डर पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया प्रीवियस एज के अंदर, उसकी तरफ एक रिएक्शन, ठीक है। सो न्यू क्लासिकल इन्वेंशन से एक ब्रेक, इसके अंदर नेचर को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। सो इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम विक्टोरियन एरा के बारे में पढ़ेंगे, विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हमारा ये पूरा जो लिटरेरी पीरियड्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक 8 वीडियोस डल चुकी हैं, 9-10 वीडियोस के अंदर ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एंड इसके बाद हम जो भी फेमस राइटर्स हैं एंड उनके जितने भी फेमस वर्क्स हैं उन सब के बारे में फिर हम डिटेल में बहुत सारी वीडियोस डालेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हाँ, पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।